जय हिंद दोस्तों। संदीप जीएसएफ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आप जानते हो समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी की जो परीक्षा होने वाली 5 दिसंबर की, उसके लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे और देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। लिखा गया है, विनियोग विधेयक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, कहा गया है कि विनियोग विधेयक केंद्र सरकार को अपनी परिचालन आवश्यकताओं के लिए भारत के लोक लेखा से धन निकालने की अनुमति देता है। तो ये तो बिल्कुल गलत है। ये गलत है क्योंकि ध्यान देना, विनियोग जो विधेयक होता है एक धन विधेयक होता है जो सरकार को वित्तीय वर्ष के दौरान अपने खर्चों को पूरा करने के लिए भारत की संचित निधि से, लोक लेखा धन से नहीं, संचित निधि से धन निकालने की अनुमति देता है। दूसरा नंबर है, यानी पहला गलत हो गया, तो ना तो ए सही होगा ना तो डी सही होगा। उसके बाद लिखा है दूसरा, विनियोग विधेयक एक धन विधेयक है, बिल्कुल सही, धन विधेयक है। 3 लिखा है, संसद में एक विनियोग विधेयक के पारित न होने पर सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है। तो ध्यान देना, यह भी सही है, यानी डी भी, यानी तीसरा भी सही। दूसरा तीसरा किसमें? ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही। अगर इसमें तीसरा ना भी आता, लेकिन आप कह रहे ये दूसरा पता ही है विनियोग विधेयक धन विधेयक है, तो ऐसी स्थिति में सी आप लगाते ना, क्योंकि उसमें दो है नहीं, और आप बी लगा देते। ठीक, तो विनियोग विधेयक एक धन विधेयक है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 114 कहता है कि सरकार संसद, यानी अनुच्छेद 114 के अनुसार सरकार संसद से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ही संचित निधि से धन निकाल सकती है। ठीक, विनियोग विधेयक का मतलब है संसद से अनुमोदन प्राप्त करना। क्योंकि भारत में संसदीय लोकतंत्र की वेस्टमिंस्टर प्रणाली को अपनाया गया है, इसलिए संसद विनियोग विधेयक के पारित न होने पर सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है। लेकिन भारत में अभी तक कभी ऐसा नहीं हुआ, कभी भी अभी भारत में ऐसा नहीं हुआ। दूसरे प्रश्न की ओर चलेंगे। दूसरा प्रश्न है, न्यायालय की अवमानना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, न्यायालय की अवमानना संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए एक उचित प्रबंध के रूप में कार्य करती है। तो बिल्कुल सही, अनुच्छेद 19 में ही इसे, यानी वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध के रूप में न्यायालय की अवमानना भी शामिल है। दूसरा क्या कह रहे हैं? पहला सही है। दूसरा क्या कह रहा है? सुप्रीम कोर्ट के लिए आपराधिक अवमानना की कार्रवाई शुरू करने के लिए अटॉर्नी जनरल की सहमति लेना आवश्यक है। तो ध्यान देना, ये गलत है, यानी सुप्रीम कोर्ट के लिए आपराधिक अवमानना की कार्रवाई करने के लिए अटॉर्नी जनरल की कोई सहमति की आवश्यकता नहीं है। तो दूसरा गलत है, पहला केवल सही, केवल पहला सही, केवल एक ही सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। दिया गया है, तीसरे नंबर पे दिया गया है कि राष्ट्रपति शासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति शासन में राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। बिल्कुल सही, राष्ट्रपति शासन में आप जानते ही हैं, जब राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तो ऐसी स्थिति में सरकार निलंबित हो जाती है और केंद्र सरकार का सीधा राज्य पर नियंत्रण होता है। तो राज्यपाल ही राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है।
तो विधानसभा या तो भंग रहती या तो उसका सत्रावसान हो जाता है। तो ये ध्यान देना, पहला बिल्कुल सही है। दूसरा क्या कह रहा है, राष्ट्रपति शासन को राष्ट्रपति के अनुमोदन से अधिकतम 3 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है। अधिकतम राष्ट्रपति के अनुमोदन से अधिकतम 3 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो ध्यान देना, आप जानते हैं शुरू में पहले 6 महीने के लिए लगाया जाता है। राष्ट्रपति शासन को संसद की मंजूरी से हर 6 महीने में अधिकतम 3 वर्ष के लिए बढ़ाया जाता है। हर 6 महीने, तो डायरेक्ट ऐसे राष्ट्रपति के अनुमोदन से 3 साल नहीं बढ़ाया जाता, संसद की मंजूरी से 6 महीने बढ़ाया जाता है। तो दूसरा गलत है। और तीसरा कह रहा है पिछले 2 वर्षों में किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया गया। तो ये गलत है, क्योंकि पुडुचेरी में 2021 में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। तो पहला केवल सही है, केवल पहला सही, यानी बी सही। पहला सही मतलब बी सही। चौथा नंबर प्रश्न है, 4 नंबर प्रश्न है। भारत का संविधान निम्नलिखित में से मौलिक अधिकार केवल भारत के नागरिकों को प्रदान करना, मतलब कौन कौन से अधिकार हैं जो केवल भारतीयों को दिया जाता है। तो पहला है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तो ये केवल भारतीय को मिलेगा, ठीक है, विदेशियों को नहीं मिलता है। दूसरा, अनुच्छेद 15 के तहत विभेद का प्रतिषेध, अनुच्छेद 15 के तहत जो विभेद है उसका प्रतिषेध, यह भी केवल भारतीयों को मिलेगा। तीसरा है लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव में वोट देने का अधिकार, ये भी भारतीयों को ही मिलेगा। और चौथा है कि सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसर की समानता, भाई रोजगार भी भारतीयों को मिलेगा। तो सब सही है कि ये सभी भारतीयों को मिलेगा, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। तो ध्यान देना, भारत में 2 प्रकार के लोग रहते हैं, एक तो नागरिक होते हैं, एक विदेशी होते हैं। नागरिक जो भारतीय राज्य के पूर्ण सदस्य हैं, जबकि विदेशी आप जानते हैं दूसरे देश के होते हैं, ठीक, वो दूसरे देश के होते हैं। किसी भी देश, अब जो देश है उसको 2 भागों में बांटा गया है, कुछ मित्र राष्ट्र होते हैं, कुछ दुश्मन राष्ट्र होते हैं, ठीक। मित्र देशों का भारत के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध होता है, दूसरी ओर शत्रु देशों का भारत के साथ युद्ध की स्थिति बनी होती है। उन्हें मित्र विदेशियों की तुलना में कम अधिकार प्राप्त होते हैं। उदाहरण के लिए उन्हें गिरफ्तारी और हिरासत में सुरक्षा प्राप्त नहीं है। यानी अनुच्छेद 22 में जैसे अगर दुश्मन देश के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया, तो जो 22 के तहत गिरफ्तारी में संरक्षण है कि 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाए, मनपसंद वकील चुने, क्यों गिरफ्तार किया गया इसको जानने का अधिकार, ये सब छूट उनको नहीं दी जाएगी। अगला प्रश्न है, पाँच नंबर प्रश्न देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न, विधि के शासन के निम्नलिखित में से कौन से तत्व भारतीय प्रणाली पर लागू होते हैं। कौन सा तत्व है जो भारतीय प्रणाली पर लागू होता है। विधि के समक्ष समानता, विवेकाधिकार शक्ति का अभाव, व्यक्ति के अधिकारों की सर्वोच्चता। तो विधि के समक्ष समानता की अवधारणा विधि के शासन की अवधारणा का एक तत्व है, जिसे आप जानते हैं AB डाइसी ब्रिटिश विधिवेत्ता है, उनके द्वारा बनाया गया। यानी विधि के समक्ष समानता ब्रिटेन से लिया गया है, विधियों का समान संरक्षण अमेरिका से लिया गया है। तो विधि के समक्ष समानता, इसका ये अवधारणा भारत के पास है, भारतीय प्रणाली में लागू है।
अब ध्यान देना, इस अवधारणा में 3 तत्व या 3 पहलू को शामिल किया गया है। पहली बात कही गई है कि विवेका अधिकार शक्ति का अभाव, यानी कानून के उल्लंघन के अलावा किसी भी व्यक्ति को दंडित नहीं किया जा सकता। अगर कानून का उल्लंघन के अलावा किसी को दंडित नहीं किया जाएगा। तो दूसरा भी सही, यानी विवेका अधिकार शक्ति का अभाव है, कोई बिना उल्लंघन के दंडित नहीं किया जा सकता। और इसमें कहा गया है कि विधि के समक्ष समानता, यानी सभी नागरिकों, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे उच्च हो चाहे निम्न हो, चाहे अधिकारी हो चाहे गैर सरकारी हो, सभी की सामान्य कानून अदालतों द्वारा प्रशासित भूमि के सामान्य कानून के समान अधीनता रहेगी। ठीक, सब लोग बराबर हैं। ठीक, तीसरी बात कही गई कि व्यक्ति के अधिकारों की सर्वोच्चता, अर्थात संविधान व्यक्ति के अधिकारों का परिणाम है, जैसा कि संविधान व्यक्तिगत अधिकारों का स्रोत होने के बजाय अदालतों द्वारा परिभाषित और लागू किया गया है। तो ध्यान देना इसमें, यानी तो जो संविधान है, तो इसमें ध्यान देना पहला दूसरा सही है लेकिन तीसरा सही नहीं है, यानी व्यक्तियों के अधिकारों की सर्वोच्चता। इसमें सही नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि अनुच्छेद 14 में सन्निहित विधि का शासन संविधान की एक बुनियादी विशेषता है, अतः इसे संशोधन द्वारा भी समाप्त नहीं किया जा सकता। संशोधन द्वारा इसे समाप्त नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न है कहा गया विदेशी प्रजातियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, विदेशी जीवित प्रजातियां वह जानवर या पौधे की प्रजातियां हैं जो अपनी मूल स्थान से नए स्थान पर स्थानांतरित होती। विदेशी मतलब मूल स्थान से नए स्थान जाती, बिल्कुल सही। दूसरी बात कही गई है कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी नई एडवाइजरी के अनुसार विदेशी जीवित प्रजातियों में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूचियों की प्रजातियां शामिल है। तो ये भी सही है, दोनों सही है। ध्यान देना, ये सही नहीं है, दूसरा सही नहीं है, दूसरा सही नहीं, उसमें वन्यजीव संरक्षण अधिनियम सूची में शामिल नहीं किया गया। तीसरा लिखा गया है कि लैंटाना कैमरा जलकुंभी और पार्थेनियम भारत में पाई जाने वाली कुछ विदेशी प्रजातियां हैं। तो बिल्कुल सही, ये सब भारत में पाई जाने वाली विदेशी प्रजातियां हैं। लेकिन इसको, जो विदेशी प्रजातियों को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूचियों में शामिल नहीं किया गया है, ये शामिल नहीं किया गया है, ध्यान देना। तो पहला और तीसरा सही है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, पहला तीसरा, दूसरा गलत है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में बनाया गया था, आप जानते ही हैं, 1972 में बना था। अगला प्रश्न है पूछा गया है वन्य जीवों एवं वनस्पतियों की लुप्त प्राय प्रजातियों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन, जिसको साइट्स कहते हैं, द्वारा कवर की गई प्रजातियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। परिशिष्ट 1, इसमें विलुप्त होने वाली प्रजातियां शामिल है और इन प्रजातियों के नमूनों का व्यापार पूरी तरह से प्रतिबंधित है। तो पहला गलत है। ठीक, इसमें विलुप्त होने वाली प्रजातियों को शामिल किया गया है। इन प्रजातियों के नमूनों के व्यापार की अनुमति केवल असाधारण परिस्थितियों में ही दी जा सकती है।
मतलब दी जा सकती है, पूरी तरह प्रतिबंधित नहीं। पहला गलत हो गया। दूसरी बात कही गई है दूसरे नंबर पे परिशिष्ट 2 में, इसमें ऐसी प्रजातियां शामिल हैं जिन्हें विलुप्त होने का खतरा नहीं है, लेकिन व्यापार पूर्व अनुमति से ही हो सकता है। ये भी सही है। तीसरा है, इसमें वह प्रजातियां शामिल हैं जिन्हें एक सदस्य देश द्वारा व्यापार को नियंत्रित करने में सहायता के लिए अन्य साइट्स पार्टियों से पूछे जाने के बाद सूचीबद्ध किया गया है। तो 2 और 3 ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। 2, 3 इसमें सही है। 2, 3 इसमें सही है। अगले प्रश्न की ओर देखेंगे। विश्व वन्य जीव कोष यानी WWF द्वारा शुरू की गई रिपोर्ट और कार्यक्रम निम्नलिखित में से कौन से है? यानी WWF के द्वारा कौन सा रिपोर्ट शुरू किया गया? तो ध्यान देना, लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट, अर्थ आवर, डेट फॉर नेचर स्वैप, मरीन स्टीवर्डशिप काउंसिल। तो ध्यान देना, ये सभी उसमें शामिल है। यानी ये सभी रिपोर्टें WWF द्वारा जारी की जाती है। तो इसमें ऑप्शन डी सही है। 1, 2, 3, 4 सभी सही है। इसमें सभी सही है। नौ नंबर प्रश्न देखिए। UNEP कोलंबो घोषणा संबंधित है। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम कोलंबो घोषणा किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। तो कोलंबो घोषणा ये वैश्विक नाइट्रोजन चुनौती से है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के सदस्य राज्यों ने कोलंबो घोषणा को अपनाया, जो वैश्विक नाइट्रोजन चुनौती से निपटने का आह्वान करता है। इसका भी एक लक्ष्य रखा गया है कि 2030 तक नाइट्रोजन कचरे को आधा करना है। 2030 तक नाइट्रोजन कचरे को कम कर देना है या आधा कर देना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल और भारत में रामसर स्थल है? तो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, ये तो आप जानते हैं कि रामसर सूची में भी शामिल किया गया है और यूनेस्को की विश्व धरोहर में भी शामिल है। सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है। इसके अलावा मानस राष्ट्रीय उद्यान ये इसमें शामिल नहीं है। दूसरा और तीसरा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान ये शामिल है। तो पहला तीसरा यानी केवलादेव घाना जो कि राजस्थान में है और सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है। ये दोनों को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में और भारत में रामसर साइट में भी शामिल किया गया। रामसर साइट में भारत में कुल 46 स्थल हो गए, पहले 42 थे। इस साल 2 हरियाणा से 2 गुजरात से शामिल किए गए। अगला प्रश्न है, पूछा गया संविधान के निम्नलिखित विषयों को उनके क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए मतलब संविधान में पहले क्या है, उसके बाद क्या है उसके बाद क्या है। तो आप जानते हैं, सबसे पहले इसमें देखा जाए तो ये जो नगर पालिकाएं हैं ये है भाग 9 का में 9 का में नगर पालिका है, 9 खा में
सहकारी समितियां हैं। और भाग 14 में अधिकरण है 14 में। और आपात उपबंध आप जानते हैं 18 में, 18 में है। अधिकरण 14 का में है, यानी नगर पालिका 9 का, सहकारी समिति 9 खा में है, अधिकरण 14 का में है, आपात उपबंध 18 में है। तो इसमें देखेंगे सबसे पहले क्या है, 9 का आएगा, यानी नगर पालिका मतलब 2, उसके बाद सहकारी समितियां 1, उसके बाद अधिकरण यानी 4, उसके बाद आपात उपबंध 3, 21 43 आप देख रहे हैं कहाँ लिखा है, ऑप्शन बी में लिखा है, ऑप्शन बी में लिखा है। तो भाग भी आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है, ये प्रश्न पूछा गया है। संविधान की विशेषता और स्रोत, राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग जर्मनी, ये गलत है, पहला ही ये गलत है, क्योंकि राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया है ये अमेरिका से प्रेरित है, यूएसए से प्रेरित है, इसलिए पहला गलत है। और सभी राज्यपालों की नियुक्ति कनाडा सही है। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया भी सही है। संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका ये भी सही है, पहला गलत है। राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग जर्मनी से न लेकर अमेरिका से लिया गया है। तेरह नंबर प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का वैध आधार हो सकता है? कौन सा आधार वैध आधार है जिससे कि भारत में हम नागरिकता प्राप्त कर सके? तो जन्म के आधार पर बिल्कुल नागरिकता मिल सकती है, वंश के आधार पर भी मिल सकती है, पंजीकरण के माध्यम से भी मिल सकती है, प्राकृतिक रूप से भी मिल सकती है, और क्षेत्र समाविष्ट के द्वारा भी मिल सकती है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। उपरोक्त सभी प्रकार से भारत की वैध नागरिकता प्रदान मिल सकती है, यानी वैध नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। अगला प्रश्न है, चौदह नंबर प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार है? तो नागरिकता पर कानून संसद बना सकती है अनुच्छेद 11 के तहत। नागरिकता पर कानून संसद बना सकती है अनुच्छेद 11 के तहत। अगला प्रश्न है, निम्न में से सही कथन चुनिए। पहले नंबर 1, अनुच्छेद 2 भारतीय राज्यों के पुनर्सीमन की व्यवस्था करता है, पुनर्सीमन की व्यवस्था करता है, दूसरा है, तो ये गलत है। अनुच्छेद 2 में नए राज्यों के गठन का प्रावधान है। अनुच्छेद 3 की बात कर रहे हैं, उन राज्यों से है जो भारतीय संघ के हिस्से नहीं है से संबंधित है, ये भी गलत है। अनुच्छेद 3 में आप जानते हैं नए राज्यों का गठन, सीमा, नाम में परिवर्तन है, तो कोई इसमें सही नहीं है, ऑप्शन डी सही होगा। दोनों गलत है, दोनों गलत है। अब हिंदी थोड़ा देख लेते हैं। हिंदी के प्रश्न है, इसको आपको ध्यान देना है, क्योंकि 60 क्वेश्चन हिंदी स्कोरिंग सब्जेक्ट है आरओ में, तो हिंदी के प्रश्नों को आपको बताना है। पहला प्रश्न है, यमुना का पर्यायवाची है? तो आप जानते हैं यमुना का पर्यायवाची कालिंदी है, यमुना का पर्यायवाची कालिंदी है। दूसरा प्रश्न,
निम्नलिखित में से कौन शब्द निशीथ का पर्यायवाची नहीं है? निशीथ का पर्यायवाची रात्रि है, रजनी है, निशा है, लेकिन तम ये निशीथ का पर्यायवाची नहीं है। तम मतलब अंधेरा होता है। सूर्य का पर्यायवाची है, कौन सा है जो सूर्य का पर्यायवाची है? तो सूर्य का पर्यायवाची मार्तंड। सूर्य का पर्यायवाची दिनकर भी होता है, मार्तंड भी होता है। निम्नलिखित में से कौन शब्द अरविंद का पर्यायवाची नहीं है? अरविंद का पर्यायवाची नहीं है। तो ध्यान देना, पंकज भी अरविंद का पर्यायवाची है, जलज भी है, अंबुज भी है। अरविंद मतलब कमल, लेकिन मिलिंद अरविंद का पर्यायवाची नहीं है। ये अरविंद का पर्यायवाची नहीं। पर्यायवाची शब्द का अर्थ क्या होता है? पर्यायवाची शब्द का मतलब होता है समानार्थी, समान अर्थ वाले शब्द को पर्यायवाची कहते हैं। प्राची का पर्यायवाची शब्द क्या है? प्राची का मतलब पूर्व, प्राची का मतलब पूर्व होता है। तरंग शब्द का पर्यायवाची, तरंग मतलब ऊर्मी, तरंग का मतलब ऊर्मी होता है। जंगल शब्द का पर्यायवाची, जंगल का पर्यायवाची आप जानते हैं कांतर, कांतर ये जंगल का पर्यायवाची है। क्रोध शब्द का पर्यायवाची, अमरस, क्रोध का पर्यायवाची अमरस होता है। बिजली शब्द का पर्यायवाची, इसमें कह रहा है बिजली शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो बिजली दामिनी होता है, तड़ित है, चंचला, लेकिन बितुंडा ये बिजली का पर्यायवाची नहीं है। ये बिजली का पर्यायवाची नहीं है। जिसका इलाज ना हो सके उसके लिए एक शब्द बताइए। मतलब जिसका इलाज ही संभव ना हो। तो कहते हैं कि असाध्य बीमारी हो गई है, जिसका इलाज नहीं हो रहा, तो असाध्य, जिसका इलाज ना हो सके असाध्य। जिसे जीता ना जा सके, जिसे जीता ना जा सके उसको अजेय कहते हैं, अजेय है। जिस स्त्री का पति जीवित है उसको सधवा कहते हैं, जिस स्त्री का पति मर गया है विधवा कहते हैं। जो छीण ना हो सके, जो घटे ना, अक्षय उसको कहते हैं ना। जैसे सौर ऊर्जा अक्षय ऊर्जा है, कभी खत्म ना होने वाली। बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति, आप जानते हैं जो ज्यादा बोलेगा वाचाल, वाचाल। जो ना बोले मूक। जिसके सिर पर चंद्रमा हो चंद्रशेखर, चंद्रशेखर। जिसके हृदय में ममता नहीं है, जिसके हृदय में ममता नहीं, निर्मम, निर्मम। तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग किया जाता है? तो तिलक अक्षत से लगाया जाता है, अक्षत उसको कहते हैं। जिसका जन्म छोटी जाति यानी निचले वर्ण में हुआ उसको क्या कहते हैं? उसको अंत्यज कहा जाता है, अंत्यज। जो सब कुछ जानता है उसके लिए एक शब्द क्या है? जो सब कुछ जाने उसको सर्वज्ञ कहते हैं, सर्वज्ञ। तो आज बस यहीं तक। कैसा रहा इसको आप लोग कमेंट जरूर करके बताएंगे। जय हिंद, गुड नाइट।